हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि एंट्रोपी प्रिंसिपल कहता क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, हमेशा इंक्रीज करती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम का सीधा सा एग्जांपल है एक यूनिवर्स, जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आपका मास भी कांस्टेंट रहेगा और आपका एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे ऐसा सिस्टम जिसमें न तो आपका मास का इंट्रैक्शन हो, मास इंट्रैक्शन न हो, न ही एनर्जी का इंट्रैक्शन हो। मतलब ऐसा सिस्टम आप कौन सा सोचिए कि क्या हो सकता है जिसमें मास का भी ट्रांसफ़र ना हो, एनर्जी का भी ट्रांसफ़र ना हो। तो एक इसका बेस्ट एग्जांपल जो है यूनिवर्स का आता है। जैसे कि यूनिवर्स होता क्या है, आप देखिए सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो गया, ये सिस्टम, इसके बाहर क्या होता है? सिस्टम के बाहर सराउंडिंग। अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के एक साथ ले लें, जैसे ये देखिए सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को साथ ले लिया जाए, तो जो भी मास का ट्रांसफ़र होगा इस सिस्टम से इसी सराउंडिंग में अंदर ही हो रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर ही बात चल रही है। ये पूरा मिलके आपका क्या है? यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्या किसको बोला जाता है? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का योग जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स यही है आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारा जो एंट्रोपी प्रिंसिपल कहता क्या है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है हमेशा इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी। तो अगर डिक्रीज करेगी तो ये वायलेशन हो गया, कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा जब आपका एंट्रोपी जो है हमेशा इंक्रीज करती रहेगी जब भी कोई प्रोसेस होगा। तो जैसे कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग दोनों का योग करेंगे तो वो आपका कहा जाएगा इन्वर्स की एंट्रोपी। और थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी प्रोसेस होता है तो तभी पॉसिबल है जब यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या है? इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने एक बेस्ट एग्जाम्पल भी देखा था। वो एग्जाम्पल क्या था? जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक रिजर्वायर कोई था जिसका टेम्परेचर T1 है, और इससे जो है ये रॉड लगा हुआ था। पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था एक रिजर्वायर, ये है रिजर्वायर और ये रिजर्वायर ए, रिजर्वायर बी। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। ठीक है, और इसमें से क्या हो रहा था कि हीट जो है यहाँ ये जो T1 इज ग्रेटर देन T2। अब सोचिए रिजर्वायर ए का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है इस टेम्परेचर से, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट ट्रांसफ़र किधर से होगी? इस रिजर्वायर से इधर हीट का ट्रांसफ़र होगा इस तरह से। यहाँ पे सपोज करिए Q। अब ये रिजर्वायर था तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया कि इस पूरे प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो हम लोगों ने देखा कि इसकी जो एंट्रोपी है इंक्रीज कर रही है। और हमने ये भी बात कहा था कि जो ये इससे बाहर कहीं भी हीट का लॉस नहीं हो रहा है, ये जो आपका सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक हम लोग का एजम्पशन था कि सराउंडिंग से हम लोगों का कोई भी हीट नहीं जा रही है, सराउंडिंग में कोई भी हीट नहीं जा रही है। तो अब हम बात किए थे, तो यहाँ पे आप अगर हम बात करें कि एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी यूनिवर्स की, तो ये पूरा सिस्टम पे हम लोग पूरा स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें देखिए दो सिस्टम है, कौन सा? रिजर्वायर ए और रिजर्वायर बी। तो इन दोनों का अलग अलग हम लोग एंट्रोपी निकालेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्स की एंट्रोपी। और यहाँ पे क्योंकि
इन्वायरमेंट में कोई भी हीट का लेन देन नहीं हो रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि इन्वायरमेंट के एंट्रोपी की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, उसका एंट्रोपी चेंज जो है जीरो समझ लीजिए। तो हम यहाँ पे बस बात करेंगे रिजर्वायर 1 और रिजर्वायर 2। तो यहाँ पे देखिए एंट्रोपी डेल S1 प्लस डेल S2। अब ये रिजर्वायर है, तो हम आपको बताए थे रिजर्वायर के लिए एंट्रोपी चेंज का फार्मूला क्या होता है, Q/T, क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। रिजर्वायर क्या होता है कि एक लार्ज कैपेसिटी का हीट है या एनर्जी है कोई भी, अगर उससे थोड़ी सी भी हीट निकाल ली जाए तो उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये भी अगर T2 है, अगर इसमें हीट दिया जाएगा तो इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मतलब जो ये हीट जा रही है पर्टिकुलर उसी टेम्परेचर पे जा रही है, जैसे ये T1 टेम्परेचर से हीट निकल रही है और T2 वाले टेम्परेचर पे हीट को मिल रहा है इसको, इस रिजर्वायर को। तो यहाँ से एंट्रोपी अगर 1 की बात करेंगे तो Q/T1, ये हीट क्या हो रही है, इससे रिजेक्ट हो रही है। तो हीट क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र टू द सिस्टम। हीट यदि आपका सिस्टम से बाहर जाती है तो निगेटिव होता है, हीट जो है अगर सिस्टम में आती है तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं। ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है। तो यहाँ से देखिए ये माइनस हो जाएगा, प्लस यही हीट जो इस रिजर्वायर पे जा रही है। तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है, Q/T। तो Q और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, T2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q यहाँ से कर देंगे तो T1 माइनस T2, T1 इंटू T2, ये सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्स की एंट्रोपी। अब ये चेक करिए पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने पहले ही मान लिया है कि T1 जो है ग्रेटर देन क्या है, T2 है। तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू जो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन, ये जीरो से क्या होगा हमेशा, ये डेल एस जो है यूनिवर्स जो हमारा है ये हमेशा जो है इस जीरो से पॉजिटिव वैल्यू देगा। ऐसा नहीं है कि निगेटिव वैल्यू ये कभी नहीं देगा। अगर निगेटिव वैल्यू देता तो ये हमारा जो प्रोसेस हो रहा है ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस पॉसिबल तभी है जब हमारा यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग एग्जांपल, आज ये तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग नेक्स्ट एक अलग एग्जांपल लेते हैं, कहाँ कैसे हम लोग एंट्रोपी प्रिंसिपल का वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो सेकेंड जो हम लोग का एप्लीकेशन है, कैसे एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं एंट्रोपी प्रिंसिपल का। यहाँ पे दिया क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड। जैसे दो कोई फ्लूइड है उसको हम लोग मिक्स करेंगे। कैसे मिक्स करेंगे तो क्या प्रोसेस होगा, वहाँ पे एंट्रोपी कैसे इंक्रीज करेगी और वो पूरे यूनिवर्स की, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है, एक टैंक है या कंटेनर है, कुछ भी है, ये टैंक है। इसमें क्या हो, ये पूरी तरह से इंसुलेटेड है। बाहर इसमें से हीट जो अगर गैस कुछ भी रखेंगे तो उसका हीट जो है बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे इंसुलेटेड टैंक है, ठीक है, ये आपका इंसुलेटेड टैंक है। और हमने यहाँ पे एक ये पूरा इंसुलेशन टैंक है, हमने क्या किया कि यहाँ से पार्टीशन लगा दिया, एक पार्टीशन, मतलब इसमें हम लोग दो चैम्बर बना दिए। अब क्या करते हैं, एक फ्लूइड, कोई फ्लूइड एक है, दूसरा कोई फ्लूइड दो, दोनों में क्या रखते हैं, दोनों में फ्लूइड को ले जाकर रख देते हैं। यहाँ पे कोई भी फ्लूइड है, सपोज इसका मास क्या है, m1 है, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है Cp है, या C1 कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसको हम लोग 1 मान रहे हैं, यहाँ पे 2। स्पेसिफिक हीट इसकी C1 है और इसका जो टेम्परेचर है T1 है, ठीक। और इसी तरह ये जो इस वाले चैम्बर में देखेंगे तो इसका मास जो है m2 है, स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे C2 हो गई, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है इसका T2 है। ये दोनों अलग अलग सेपरेटेड है, दो फ्लूइड है एक कंटेनर में। सपोज करिए एक रूम है, एक हम लोगों ने क्या किया, वाल खड़ा कर दिया, इधर एक फ्लूइड रखा गया है, दूसरा फ्लूइड इधर रखा गया है। अब क्या किया जाता है कि ये जो ये वाल है, अगर इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि दोनों जो फ्लूइड है आपस में क्या हो जाएंगे, मिलने लगेंगे, मिक्सिंग हो जाएगी। तो यही यहाँ पे देखेंगे तो मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड, कैसे ये फ्लूइड आपस में मिल रहे हैं, तो एंट्रोपी का क्या चेंज हो रहा है, कैसे वेरिएशन हो रहा है, उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। चलिए, तो अब सपोज ये गैस, यहाँ पे आपका गैस या फ्लूइड, कुछ भी फ्लूइड मतलब गैस, एयर, वाटर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक फ्लूइड 1 है और ये दूसरा फ्लूइड इसमें है,
ठीक। अब क्या होगा कि अब किया क्या गया कि जब जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे, जैसे ही इसको रिमूव करेंगे, ये सपोज करिए ये पार्टीशन हमने हटाया, तो जिसकी ज़्यादा एनर्जी रहेगी उस वो एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा जो कम एनर्जी वाला फ्लूइड है। एनर्जी का मतलब सपोज हमने मान लिया कि जो 1 वाला है ये T1 जो है ग्रेटर देन है T2, तो इसका मतलब ये जो T1 है, जो ये इसका जो एनर्जी 1 वाला जो फ्लूइड है उसकी एनर्जी हाइयर है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेंगे। सपोज करिए कि अगर आपको ये रॉड है आयरन का, आयरन ब्लॉक है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, और इससे हम लोग पानी, इस पर क्या करें, पानी डालने लगे और पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, ये जो हीट है इसको क्या करेगा, देने लगेगा, जो कम टेम्परेचर वाली बॉडी है उसको हीट देने लगेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि अब जो एक ऐसी कंडीशन कभी आएगी कि ये जो पानी जो है गर्म होने लगेगा और जो ये रॉड है, जो गर्म है रॉड, ये क्या होगा, ठंडा होने लगेगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे अब कोई उस पर बदलाव नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। वहाँ से अब टेम्परेचर का चेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज करिए कि ये 25 से बढ़ता हुआ आ गया, मान लीजिए कि ये हो गया 55 पे, और इसका भी टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर जो है 55 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब क्या करेंगे कि एनर्जी का अब इंटरेक्शन नहीं हुआ, दोनों की एनर्जी जो है सेम हो गई, तो अब कहाँ, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो गया। तो उसी तरह से जब हम इसको, ये पार्टीशन जब हटाए दोनों का, तो एक ये मिक्सिंग होने लगा, तो इसकी जो एनर्जी है, ये जो T1 हाइयर हम लोग मान लिए, तो ये वाली एनर्जी जो है उसमें ट्रांसफ़र होने लगेगी। तो ये जो 1 का टेम्परेचर है ये सपोज कर चला गया है आपका TF, एक फाइनल टेम्परेचर आएगा मिक्सिंग का, जो अब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, फाइनल टेम्परेचर मिल गया TF, और ये दूसरे वाला भी ये क्या करेगा, TF के तरफ चलेगा, तो दोनों एक फाइनल पोजीशन पे आ गए TF पे। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी बैलेंस लगा सकते हैं कि इसके द्वारा दिया गया एनर्जी, उसके द्वारा लिया गया एनर्जी, ये हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे अगर एनर्जी बैलेंस लगाना हुआ, एनर्जी बैलेंस, तो क्या कहते हैं कि M1 C1, ये जो T1 है, T1 के टेम्परेचर ज़्यादा, ये घट के क्या हो जाएगा TF। अब इधर क्या हुआ, M2 C2, अब T2 का टेम्परेचर क्या है, कम है, TF बढ़ जाएगा बाद में जाके वहाँ पे TF माइनस T2। तो ये हमारा क्या है, एनर्जी बैलेंस है इक्वेशन। ये सभी लोग जानते हैं कि जो हाइयर एनर्जी वाला रहेगा फ्लूइड, वो एनर्जी जो है लोअर एनर्जी वाले फ्लूइड को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर लेगा। तो यहाँ से हम लोग को ये अगर हमको कह दिया जाए कि फाइनल टेम्परेचर बताओ, तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू पता रहेगी, ये वैल्यू भी हमको पता है, तो हम लोग TF यहाँ से आसानी से निकाल देते हैं। सपोज यदि दिया रहता कि जो M1 बराबर M2 है, C1 बराबर C2 है, तो अब आपको TF निकालना होता, तो यहाँ पे हम लोग TF बराबर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आ जाएगा T1 प्लस T2/2, यानी कि ये क्या हो गया, मीन टेम्परेचर हो गया। अगर ये दोनों बराबर रहता तब क्या, मास अगर दोनों का, इस फ्लूइड का और इस फ्लूइड का मास भी बराबर रहता, ये सेम फ्लूइड रहते, तब अगर मिक्सिंग होती तो ये चीज़ फाइनल टेम्परेचर हमको ये मिल जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि एंट्रोपी चेंज क्या होगा फ्लूइड 1 के लिए, फ्लूइड 2 के लिए, फिर इस पूरे यूनिवर्स से। अब ये देखिए यहाँ इंसुलेटेड है, यानी कि हीट का इंटरेक्शन इसके बाहर नहीं जाएगा, तो मतलब यहाँ पे भी हम लोग सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं रखेंगे। क्यों मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि जो सिस्टम है हमारा यही है, सिस्टम एक 1 मानेंगे, एक सिस्टम 2 है। तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए यूनिवर्स इसमें क्या है, तो आप कहेंगे सिस्टम 1 प्लस सिस्टम 2, दोनों को मिला के हमारा यूनिवर्स बन गया। और क्योंकि यहाँ पे हीट का इंटरेक्शन बाहर हो नहीं रहा है, तो हम लोग जो बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है या सराउंडिंग का जो एंट्रोपी है उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, वो एंट्रोपी चेंज वहाँ पे 0 हो गया। बस ये बात करेंगे कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2 ये दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा यूनिवर्स बन जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी।
तो एंट्रोपी चेंज इन इस सिस्टम 1 की बात करेंगे, यानी फ्लूइड 1, फ्लूइड हमारा एक फ्लूइड 1 है, फ्लूइड 2 है। जब मिक्सिंग होने लगी तो एक फाइनल टेम्परेचर पे TF पे गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्रोपी चेंज निकालते हैं कि डेल्टा S1। अब यहाँ पे ये तो रिजर्वायर है नहीं क्योंकि इसका टेम्परेचर T1 है। अगर सपोज करिए ये फ्लूइड है T1 टेम्परेचर पे, और इससे हीट निकलने लगी तो ये डायरेक्ट यहाँ पे TF पे चला गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पहले T1 से सपोज यहाँ पे अगर 500 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, तो जब हीट इससे निकलेगी तो ये धीरे धीरे क्या हुआ होगा, फिर 400 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा, फिर इससे कम हुआ होगा 300 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो हीट निकल रही है पर्टिकुलर एक सिंगल टेम्परेचर पे हीट नहीं निकल रही है। यहाँ पे जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है एक कोई डिफिनिट टेम्परेचर नहीं है कि हम बोल दें कि 500 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफ़र हुआ 400 पे, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई एक एलिमेंटल टेम्परेचर लेंगे। सपोज यहाँ पे किसी पोजीशन पे हमारा टेम्परेचर रहा होगा T, तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि DS1 ये होता है dQ/T। ये सभी जानते हैं, ये T हमने एलिमेंटल ले लिया। अब कहाँ से कहाँ तक ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो देखिए T1 से TF तक कैसे हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। एक हमने वीडियो पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे एंट्रोपी इसको कैलकुलेट करते हैं। अब DQ यहाँ से हम सभी लोग जानते हैं DQ बराबर क्या होता है, mC1 dt। ये 1 के लिए बात हो रही है तो m1C1 dt अपॉन T। यहाँ से फिर इंटीग्रेशन की लिमिट जो है T1 से TF, क्योंकि ये जो सिस्टम जो फ्लूइड हमारा 1 है वो TF की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि डेल्टा S1, यहाँ पे देखिए m1C1 कांस्टेंट होता है, मास है, स्पेसिफिक हीट बाहर कर लेंगे, m1C1 ln TF अपॉन T1। ये हमारा क्या आ गया, एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड 1। अब सोचिए ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है या निगेटिव वैल्यू है। यहाँ पे देखिए ये दिया है TF, ln में आपका TF अपॉन T1, और हम लोग ऑलरेडी देखिए T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब जो T1 की वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा होगी, TF बीच में होगा कहीं, और TF तो हमारा T2 जो है हमारा पहले से ही नीचे था, उसीलिए तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है क्योंकि ये टेम्परेचर कम था, तो ये बढ़ के TF होगा, ये जाके TF होगा, मतलब बीच वाली वैल्यू है TF। यानी कि अगर ये ज़्यादा वैल्यू है और ये कम, तो ln में अगर हम लोग 1 से ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव आ जाती है। तो ये जो एंट्रोपी चेंज हुआ डेल्टा S1 जो हमारा निकल के आया है ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो S1 से क्योंकि ये एनर्जी उसको दे रहा था, हीट ट्रांसफ़र हो रहा था, इसलिए हीट ट्रांसफ़र जानते हैं निगेटिव होता है, इससे इसमें जा रहा है तो हीट ट्रांसफ़र क्या हुआ, निगेटिव, इसलिए इसकी जो एंट्रोपी आ गई निगेटिव आ गई। अब हम बात करेंगे कि अब इसका सेकंड वाला जो फ्लूइड है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, तो उसकी एंट्रोपी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फ्लूइड 2 के लिए यहाँ पर डेल्टा S2 लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा वही। अब ये देखिए T2 था पहले, और जब ये जो एनर्जी इसको देने लगा तो जाहिर सी बात है T2 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते TF पे चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे फिर हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे T2 से TF, यहाँ पे m2C2, यहाँ पे dt लिख देते हैं और यहाँ पे t लिखते हैं। डायरेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पे, जैसे dQ/T लिखते हैं तो वही चीज़ हमने m2C2 dt अपन t कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो m2C2 ln TF अपन T2, ये आपका हो गया डेल्टा S2, ठीक है। अब ये देखिए वैल्यू T2 क्या है, T2 तो कम वैल्यू है, जाहिर सी बात है TF से, तो ये वैल्यू हमको क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। पॉजिटिव कैसे मिल रही है, क्योंकि इसका जब हम भाग देंगे T2 जो है ऑलरेडी कम है TF से, तो जब 1 से तो ज़्यादा आएगा इसका अगर डिवीज़न देखा जाए तो ln में अगर 1 से ज़्यादा रहता है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड 2 है वो पॉजिटिव है। अब बात हमारा क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की हम लोग बात करेंगे। ये नहीं है कि इसका एंट्रोपी निकाल दिए, इसका एंट्रोपी निकाल दिए। तो
अब हमारा काम हो गया, हमको चाहिए यूनिवर्स की एंट्रोपी। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हम लोग चेक करेंगे। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी का मतलब इस फ्लूइड 1 का एंट्रोपी एंड फ्लूइड 2 का एंट्रोपी, तो इसको रब करते हैं यहाँ पे। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स यानी कि इसको बोल सकते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स। डेल्टा एस यूनिवर्स कि क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस 2 दोनों का क्या आया था बताइए, M1 C1 Ln, यहाँ पे TF गया था, फिर T1, फिर प्लस M2 C2 Ln, ये फिर TF, ये T2। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। बट जब इसका आप सम करेंगे, दोनों का सम करेंगे, कोई भी एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू अगर आपको पता है, अगर करेंगे सॉल्व, तो हमेशा क्या होगा कि ये जो है डेल्टा एस जो है ये ग्रेटर देन 0 आएगा। कभी भी सॉल्व कर लेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस यूनिवर्स की जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव आती है। यही हमारा जो है एंट्रोपी प्रिंसिपल है। इसको चेक कर सकते हैं इस तरह से भी, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि M1 C1 को अगर हम लोग सेम कर दें, सपोज करिए कि जो M1 बराबर M2 है और C1 बराबर C2 है, तो यहाँ से चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव मिल रही है क्या। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, तो अगर इसको चेक कर M1 C1 ये दोनों बराबर हो गया, तो हम इसको सिंपल MC कर सकते हैं Ln। अब ये देखिए, ये दोनों प्लस में है तो क्या होगा, ये दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे TF स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 इंटू T2, ये चीज़ आ जाएगा। फिर अगर हम इसको इस तरह से लिख दें MC Ln TF, अगर ये अंडर रूट T1 कर दिया जाए और पूरे का स्क्वायर कर दिया जाए, ऐसा कर सकते हैं, मैथमेटिकल है ये। इसको ऐसे करके फिर यहाँ से देखिए, फिर इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये Ln वाला वैल्यू 2 जो है इधर आ सकता है, बराबर 2 MC Ln TF अपन T1 इंटू T2। ये क्या था, अंडरवुड में, यहाँ पे अंडरवुड है ना। अब हम इसको क्यों निकाले हैं, अभी हम आपको जस्ट जब स्टार्ट किए इसको, तो हम यहाँ पे जब M1 बराबर M2 ले लिए थे, C1 बराबर C2 ले लिए थे, तो TF की वैल्यू हमको मिल रही थी T1 प्लस T2 अपान 2। तो सेम वही कंडीशन तो यहाँ लगा रहे हैं। तो अगर ये देखिए 2 MC Ln TF की वैल्यू क्या निकाल दी हम लोग, T1 प्लस T2 बाई 2, और ये क्या हुआ T1 इंटू T2। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा, ये देखिए T1 प्लस T2 बाई 2, अगर कोई भी दो संख्या है उसका हम लोग का अरिथमेटिक मीन निकालिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर उसका एवरेज निकाल देंगे। और ये देखिए T1 इंटू T2, ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन आप GP जब पढ़ते थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वहाँ पे अगर दो चीज़ दिया हुआ है उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो अंडर T1 इंटू T2। तो ये हमेशा देखा गया है कि जो AM होता है अरिथमेटिक मीन हमेशा ज़्यादा होता है GM से, जियोमेट्रिक मीन से। तो ये हमारा देखिए, ये टेम्परेचर का क्या है, अरिथमेटिक मीन है, ये क्या है आपका जियोमेट्रिक मीन है। तो हमेशा जो ये अगर ज़्यादा है तो एक से वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो हमको मिल रही है पॉजिटिव। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स निकाल रहे थे यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू भी दिया रहता है M और C की, तब भी हम निकालते तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। क्योंकि अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो है डिक्रीज करे। अगर ऐसा कभी पॉसिबल होता है तो वो प्रोसेस ही नहीं होगा, वो प्रोसेस होगा ही नहीं। जब भी कोई प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में होता है तो इस जो थ्योरम को सेटिस्फाई ज़रूर करता है कि अगर प्रोसेस हो रहा है तो अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के एंट्रोपी को कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये हमारा जो है एक दूसरा एप्लीकेशन था। तो अभी और एक और एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसको देखते हैं वहाँ पे कैसे यूज करते हैं एंट्रोपी प्रिंसिपल को।
तो अभी हम लोग एंट्रोपी का एक दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे कि हमको निकालना है मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम टू फाइनाइट बॉडी एट टेम्परेचर T1 एंड T2। अगर दो फाइनाइट बॉडी दिया है, रिजर्वायर की हम बात नहीं करें, फाइनाइट बॉडी। फाइनाइट बॉडी का मतलब सपोज अगर यहाँ पे ये हमारा जो है ब्लॉक कोई है, आयरन ब्लॉक या मेटल ब्लॉक, कुछ भी कह सकते हैं, मेटल ब्लॉक, ये बहुत ज़्यादा क्या है, हॉट है, गर्म है। इसका टेम्परेचर हमको पता है कि 1200 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको अगर हम ऐसे सराउंडिंग में अगर रख देंगे तो क्या होगा, होगा ये कि ये जो हीट इसमें जो भी है, ये हीट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे, सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाएगा। सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर जो है हम देखेंगे कि कुछ समय बाद जो है ये टेम्परेचर कुछ न कुछ ये आपका कम होके मान लीजिए कि 500 के करीब, 700 के करीब आ गया, 700 डिग्री सेल्सियस। कुछ समय बाद हम देखेंगे इसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर ये रिजर्वायर रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनाइट बॉडी की। फाइनाइट बॉडी मतलब उसका फिक्स मास है, फिक्स वॉल्यूम है। ऐसा नहीं है कि अगर ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो है इफेक्ट पड़ेगा, इसका टेम्परेचर जो है चेंज होता रहेगा। ठीक, तो अब इसको इसी से दो तरह का अगर ब्लॉक है, दो तरह की फाइनाइट बॉडी है, उससे हम वर्क कितना निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वर्क। ये अच्छा क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। और इसका हम लोग यहाँ पे कैसे एंट्रोपी प्रिंसिपल को यूज करेंगे वो हम देखेंगे। सपोज करिए कि एक ब्लॉक ये था 1200 डिग्री सेल्सियस का, और हमने क्या किया कि एक छोटा कोई ठंडा जो इससे कम तापमान का जो है बॉडी है, कम टेम्परेचर वाला बॉडी को हम इसके साथ थर्मल कांटेक्ट में ले आए। बाकी बाहर इन्वायरमेंट से हमको नहीं मतलब है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच हम बात करेंगे। दो बॉडी है, इन दोनों के बीच बात किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर दूसरा कोई हम लोग फाइनाइट बॉडी, ये मान लीजिए इसका टेम्परेचर, सपोज इसका टेम्परेचर जो है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस है। अगर दोनों को संपर्क में हम लोग लाएंगे थर्मल कांटेक्ट में, तो क्या होगा, हम यहाँ पे इसको इसके पास ले गए, इसमें ले जाके थर्मल कांटेक्ट इन दोनों के बीच बना दिए, तो ये क्या होगा कि ये जो हीट जो है सारी की सारी इसमें आ रही है। हम बस ये बात करें कि बाहर कहीं हीट नहीं जा रही है, हीट का लेंथ बाहर इधर उधर नहीं जाएगा। दोनों का थर्मल कांटेक्ट ऐसा बनाए कि इसमें से हीट जो है दूसरे वाली बॉडी में जाने लगे। तो ये क्या होगा, इसकी हीट जो है इसमें चली जाएगी। और ये 100 डिग्री सेल्सियस का है, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, जैसे हम लोग गैस को वो फ्लूइड वाला जो एग्जांपल देखे थे, एक ऐसा टेम्परेचर आया कि अब जो है ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा हीट। तो यानी ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये हीट इससे लेके टेम्परेचर कोई फाइनल टेम्परेचर आएगा, और ये जो घट के कोई फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। और यहाँ पे इसका काम जो है, अब एक इक्विलिब्रियम अगर कंडीशन में आ गया, दोनों का टेम्परेचर एक ऐसी स्थिति पहुँच गया कि अब इसमें कोई एनर्जी का अनबैलेंस नहीं है, दोनों जो है बैलेंस एनर्जी हो गई, तब यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अब बात यहाँ पे आ रही है कि ऐसा तो ठीक है, जो हीट यहाँ से हम लोग इसका ट्रांसफ़र, तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये हमारा जो एग्जांपल है कि अगर कोई हाई टेम्परेचर की बॉडी है, उससे हम लोग वर्क कितना पा सकते हैं, ये एक्चुअल में वर्क नहीं पा रहे हैं। अगर हम इससे वर्क निकालना चाहें, हीट इंजन अगर इसका जो हीट है इसको यूज कर लें हीट इंजन में, तो हमको कितना वर्क मिलेगा। अगर हम ये जो हीट जो रिजेक्ट हो रही है, इसको हम लोग डायरेक्टली हीट इंजन के रूप में यूज कर लें। हीट इंजन क्या होता है कि अगर यही आप हीट इंजन देखे होंगे कि यहाँ से हीट को निकाला जाता है और एक साइकिल पर हीट इंजन वर्क करता है, यहाँ से वर्क मिलता है और कुछ हीट जो है रिजेक्ट हो जाती है। ऐसे ही ये सिंक में ये सिंक है, ये सोर्स है, इस तरह से। तो अगर जो ये वाली हीट है, ये वाली हीट जो है हम उसको यूटिलाइज कर ले इंजन के रूप में, इंजन के इनपुट के रूप में, हीट इंजन के, तो उससे हमको वर्क कितना मिलेगा, मैक्सिमम वर्क हमको कितना मिल पाएगा। तो ये इसी का कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वाली कोई फाइनाइट बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, ये बॉडी क्या है 1 है हमने, और यहाँ पे एक कोई लो टेम्परेचर की बॉडी है
T2, ये दोनों बॉडी फाइनाइट बॉडी है। ऐसा नहीं है कि ये रिजर्वायर नहीं है, रिजर्वायर की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है ये बॉडी T2 है, इसका जो टेम्परेचर T2 दिया हुआ है, ये भी बॉडी आपकी है फाइनाइट बॉडी। फाइनाइट बॉडी, फाइनाइट बॉडी मतलब क्या, अगर इससे हीट आप रिजेक्ट करेंगे, जब इससे आप हीट रिजेक्ट करेंगे, मतलब ये बाहर अगर हीट जो है इसको रिजेक्ट किया जाएगा तो इसका टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है। ये चेंज जो है TF हो गया, ठीक, चेंज हो गया इसका टेम्परेचर। अभी हम बताए थे दोनों बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये दोनों बॉडी है, जो ये आपका 1200 डिग्री सेल्सियस पे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे हम लोग, और दूसरी बॉडी कोई है, तो इससे जो इसको संपर्क में लाएंगे तो यहाँ से हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका ये हीट ट्रांसफ़र यहाँ से होना शुरू हुआ। तो इसी जो हीट को हम लोग क्या करेंगे, एक इंजन लगा के, एक हीट इंजन लगा के उसका यूज किया जाए। तो अगर हम यहाँ पे एक हीट इंजन लगा दें, हीट इंजन, तो हमको क्या होगा, यहाँ से वर्क मिलने लगेगा। एक्चुअल में बॉडी में कोई हम लोग हीट वर्क मिल नहीं रहा है। हम लोग क्या करें कि अपने से हम निकालना चाह रहे हैं कि अगर ये इसके अंदर हीट एनर्जी है तो हम लोग यहाँ पे इंजन लगा सकते हैं, इंजन लगा के हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि हमको वर्क मिलेगा, और ये आपका हीट है, सपोज करिए Q1 रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से अगर ये वाली, अब जाहिर सी बात है इंजन पूरा का पूरा तो वर्क देगा नहीं, कुछ हीट क्या होगा, रिजेक्ट होगा, ये कुछ हीट जो है रिजेक्ट होगा। तो ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक ये जो हमारा दूसरा फाइनाइट बॉडी वाला टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है TF यहाँ तक ना हो जाए। ये जो हीट का लेन देन कब तक चलता रहेगा, जब दोनों बॉडी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएंगी तो हीट का तो लेन देन होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, ये अगर ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, हीट ट्रांसफ़र कब तक होगी, जबकि एक फाइनल टेम्परेचर कोई हमको मिल गया सपोज 700। अब यहाँ पे पूरा एकदम बॉडी दोनों का एनर्जी लेवल सेम हो गया, अब यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, तो हमको हीट ट्रांसफ़र मिलेगा ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से वर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो इसीलिए ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर TF पे चला जाएगा, तब वहाँ तक ये कब तक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जब तक ये TF टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये वर्क अपना कर रहा है, ये इसका ये T2 से TF चेंज होना चाहता है, और ये जो फाइनाइट टेम्परेचर वाली बॉडी है इसका भी TF। तो यहाँ तक पहुँच जाएगा तो हमको मैक्सिमम वर्क कितना मिल रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी प्रिंसिपल से। कैसे, आइए देखते हैं। तो चलिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं दोनों बॉडी का, जो बॉडी 1 है, बॉडी 2 है। तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन ले रहे हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है दोनों बॉडी की सेम है। तो यहाँ से हम लोग Cp जो है, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है दोनों बॉडी की, इसकी भी दोनों बॉडी की हमको पता है, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट जो है दोनों की सेम है, और यूनिट मास हम लोग मान लिए हैं, यूनिट मास। अगर हीट कैपेसिटी की बात किया जाए, हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी बराबर होता है Cp इंटू, इसको यहाँ से यम Cp लिखते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये Cp लिख सकते हैं, ठीक है, 1 हो गया, यम की वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर बॉडी 1, एंट्रोपी चेंज फॉर बॉडी 1 DS, इसको डेल्टा S भी लिख दीजिए, डेल्टा S डायरेक्ट लिखते हैं। होता क्या है dQ/T, यानी कि यहाँ देखिए फाइनाइट बॉडी है, T1 से क्या हो रहा है, टेम्परेचर नीचे गिर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हीट जो है हमारा T1 पे ही निकला है, T1 पे निकला होगा, फिर उससे कम टेम्परेचर गिरा होगा, फिर वहाँ पे निकला होगा। तो ऐसे करते करते ये पहुँचा है TF पे, यानी कि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, T1 से TF तक। यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे कि dQ/T आप जानते हैं क्या होता है, mCp, m की वैल्यू यहाँ पे 1 मान ली है, तो Cp कर देते हैं dt/T। यहाँ से फिर ले चलिए Cp कांस्टेंट हो गया, ln कर देंगे T2 यहाँ पे, सॉरी ये TF जा रहा है ना, TF, तो TF/T1। तो ये एंट्रोपी चेंज आ गया हमारा बॉडी 1 का। बॉडी 1 का अगर एंट्रोपी चेंज के बात करेंगे तो ये आपका आ गया Cp ln TF/T1। इसी तरह
हम लोग बॉडी 2 के लिए निकाल सकते हैं। बॉडी 2 के लिए निकालिए डेल्टा एस 2। यहाँ पे सेम वही, यहाँ पे देखिए T2। अब T2 ये भी फाइनाइट बॉडी है, कोई रिजर्वायर नहीं। अगर रिजर्वायर रहता तो हम लोग डायरेक्ट Q/T2 लिख देते, बट यहाँ पे फाइनाइट बॉडी है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हीट ऐड करने से टेम्परेचर चेंज होगा। तो T2 ये फाइनल टेम्परेचर कहाँ गया, TF पे। यहाँ पे फिर वही CP/DT लगाएंगे अपॉन T, यहाँ से CP/ln TF अपॉन T2। ये हमारा एंट्रोपी चेंज आ गया 2 का। अब एक और डिवाइस बचा है, ये इंजन जो है ये साइक्लिक इंजन है। देखिए साइकिल पे वर्क कर रहा है। तो कोई भी साइकिल हो, अगर आपकी कोई भी साइकिल अगर दिया हो, उसमें पूछा जाए कि एंट्रोपी चेंज बताइए, एंट्रोपी चेंज, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एंट्रोपी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंट्रोपी एक क्या है, प्रॉपर्टी है। तो अगर इसका हमको निकालना होगा DS साइक्लिक इंटीग्रल, तो 0, यानी कि इंजन का जो एंट्रोपी है, ये जो इंजन साइकिल पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी हो जाएगी 0 हो जाएगी। और हम लोग ये भी बात किए हैं कि जो फाइनाइट बॉडी है उन्हीं के बीच हम लोग इंटरेक्शन का स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर की बात कर रहे हैं। एंट्रोपी जो यूनिवर्स इधर सराउंडिंग, इसका बात नहीं कर रहा है। यूनिवर्स में हमारा यहाँ पे क्या क्या काउंट किया जा रहा है, बॉडी 1 हीट इंजन एंड बॉडी 2। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी यहाँ पे क्या हुई, बॉडी 1 की एंट्रोपी, हीट इंजन की एंट्रोपी, बॉडी 2 की एंट्रोपी। तो चेक करते हैं दोनों की एंट्रोपी क्या होगा, ग्रेटर देन आना चाहिए 0 के। यही हमारा एंट्रोपी प्रिंसिपल कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेज। तो अब चेक कर दोनों को जोड़ के देखते हैं, फिर उससे हम लोग प्रूव करेंगे। हमको निकालना क्या है कि वर्क, मैक्सिमम वर्क निकालना है, तो वहाँ से उस फार्मूला से हम लोग निकाल देंगे मैक्सिमम वर्क। तो चलिए देखिए, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, यानी सिस्टम 1 की एंट्रोपी प्लस हीट इंजन जो लगा हुआ है उसकी एंट्रोपी, फिर यहाँ पे जो बॉडी 2 है उसकी एंट्रोपी। इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे। इसका तो 0 हो गया, यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या आया था हम लोग का, CP/ln TF अपॉन T1, ये 0 हो गया। CP/ln TF अपॉन T2 ये आया हम लोग का। तो अब देखिए ये सब सेम है। अब ln का जो फार्मूला होता है, जैसे ये प्लस है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो CP अगर दोनों में से कॉमन लेंगे तो ln ये हो जाएगा TF² अपॉन T1 इंटू T2, ये हो गया हम लोग का। यहाँ पे डेल्टा S यूनिवर्स ये हो गया हम लोग का डेल्टा S यूनिवर्स। अब एंट्रोपी प्रिंसिपल कहता क्या है हम लोगों से कि डेल्टा S यूनिवर्स जो है हमेशा ग्रेटर देन डेल्टा S यूनिवर्स, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डेट्स मीन अगर 0 के बराबर होगा तो क्या हो रहा है, प्रोसेस सभी के सभी प्रोसेस रिवर्सिबल हो रहे हैं। अगर ग्रेटर देन 0 तो इरिवर्सिबल हो रहे हैं। एक्चुअल प्रोसेस जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इसीलिए एंट्रोपी जो है हमेशा इंक्रीज करती है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि CP/ln TF² अपॉन T1 इंटू T2 ग्रेटर देन यहाँ से 0। ठीक, तो CP/ln TF² अपॉन T1 इंटू T2। अब हम आपसे कहें कि TF की वैल्यू क्या होगी। TF की वैल्यू यहाँ से अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, ये आपका इक्वल भी कर सकते हैं, जब रिवर्सिबल होगा तो इक्वल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसको रफ करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर इसी को हमको TF की वैल्यू निकालनी है तो CP/ln TF² अपॉन T1 इंटू T2 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मैक्सिमम कंडीशन में तो TF क्या हो रहा है, TF रहेगा। अगर बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब एंट्रोपी जो है यहाँ पे क्या हो रही है, इन जो प्रोसेस हो रहा है रिवर्सिबल तरीके से प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये उधर चला जाएगा तो यहाँ से सीधे आप लिख सकते हैं CLN
TF² T1 इंटू T2। यहाँ पे आप ln 1 लिख सकते हैं, 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से TF बराबर आप निकाल लेंगे √T1 इंटू T2। ये आ गया हम लोग का TF। एंट्रोपी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए TF की वैल्यू जो हम लोगों को ये मिल गई। तो इससे हम लोग कहाँ निकाले वर्क, हम लोग अभी कहाँ निकाल पाए, वर्क तो निकला नहीं। तो यहाँ से वर्क बराबर आप जानते हैं क्या होगा, Q1 माइनस Q2, यही होता है ना साइक्लिक में। इन वर्क बराबर क्या होता है, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से अगर निकालना होगा कि W बराबर Q1 माइनस Q2। Q1 की वैल्यू क्या होती है, Q1 की वैल्यू, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, MCP T1 माइनस TF, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं CP T1 माइनस TF। Q2 की वैल्यू क्या होगी इस बॉडी की, यहाँ पे जा रहा है यम तो है नहीं, यूनिट मान लिया CP, यहाँ से हो जाएगा आपका TF माइनस T2, यहाँ से CP TF माइनस T2। यहाँ CP कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस T2 माइनस 2TF, ठीक। और यहाँ TF की वैल्यू हम लोग एंट्रोपी प्रिंसिपल यूज करके ऑलरेडी निकाल लिए, √T1 इंटू T2। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो W बराबर हमारा हो जाएगा CP T1 प्लस T2 माइनस 2, ये हमारा TF की जगह क्या लिख देंगे, √T1 इंटू T2। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको √T1 का होल स्क्वायर प्लस √T2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √T1 इंटू T2। तो ये हमको दिख रहा है कि A माइनस B का होल स्क्वायर है, यानी कि CP बाहर है ही, √T1 माइनस √T2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा। तो ये हमारा वर्क का वैल्यू आ रहा है कि जब हमारा टेम्परेचर जो है F पे चला जा रहा है, TF पे चला गया तो हमको जो वर्क मिलेगा, मैक्सिमम वर्क हमको कितना मिल सकता है, CP √T1 माइनस √T2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आप हमेशा लर्न करेंगे, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि कोई फाइनाइट बॉडी है, अगर उसमें हम लोग इंजन का यूज करके कितना मैक्सिमम वर्क आउटपुट कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला जो है यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं रफ करके कि आपको डायरेक्ट ये याद रहे, CP यहाँ पे √T1 माइनस √T2 इसका होल स्क्वायर, ये है आपका फार्मूला। यदि m की वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ पे m का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, m की वैल्यू नहीं दिया है तो CP किलो जूल पर kg में आ जाएगा, और m का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल है। इससे ज़्यादा हम लोग वर्क इस दोनों फाइनाइट बॉडी वाले टेम्परेचर वाले बॉडी से हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसको हम लोग जब एक्सर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग एक्सर्जी भी बोलते हैं। तो कहा जाएगा एक्सर्जी कैलकुलेट करिए, तब भी यही फार्मूला है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम दिस बॉडी, यही आपका फार्मूला है W बराबर, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग एंट्रोपी प्रिंसिपल का यूज करके मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हैं। वहाँ पे हम लोग देखें कि 2 फाइनाइट बॉडी थी जिसका टेम्परेचर जो है रिड्यूस होता है, अगर उससे हीट निकलती है तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, अगर उसमें हीट ऐड की जाएगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरह से वो फाइनाइट बॉडी थी। अब हमारा जो नेक्स्ट ये एप्लीकेशन है, हम लोग कैसे यूज करके हम लोग मैक्सिमम वर्क निकालेंगे, एंट्रोपी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग कैसे इसमें मैक्सिमम वर्क निकालेंगे। जैसे कि दिया हुआ है कि मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ फाइनाइट बॉडी, एक तो फाइनाइट बॉडी रहनी चाहिए और दूसरा क्या है, TER है। TER का मतलब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर मतलब उसमें हीट आप देंगे, उसके टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हीट आप उस पर निकाल भी ले रहे हैं तब भी आपका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो जैसे कि हम लोग वहाँ पे देखे थे एक फाइनाइट बॉडी, सपोज आप एक, ये आपका कोई मेटल ब्लॉक है, क्या है, मेटल ब्लॉक,
मेटल ब्लॉक है, इसको हम लोग इन्वायरमेंट में रख देते हैं। सपोज ये रूम को समझिए, एक क्या है, रूम है, चाहे इन्वायरमेंट है, बाहर का वातावरण। अगर ये बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन में है, सपोज इसका जो है 2500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट है, लेकिन ये जब हीट जो है इन्वायरमेंट में ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा। 25 से ये आपका हो जाएगा 1200 डिग्री सेल्सियस। बट इन्वायरमेंट में आप कहीं भी रख दिए हैं, वो क्या है, रिजर्वायर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो भी हीट निकलेगी इससे, वो पूरी हीट जो है बाहर फैल जाएगी। तो जो बाहर का वातावरण या इन्वायरमेंट है, जिसको हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं क्या है, वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, तो उसमें हीट जाएगी तो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा ही नहीं। कैसे, सपोज करिए कि आप बहुत ये गरम पूरा एक आपका पास मेटल है कोई, उसको आप सराउंडिंग बाहर कहीं फेंक दिए, तो क्या उससे वातावरण का तापमान गर्म हो पाएगा? ज़्यादा गर्म उधर आसपास का थोड़ा जहाँ वो रखा हुआ वहीं का गर्म रहेगा, इधर का ही। ऐसा नहीं है कि पूरा जो वातावरण पूरा गर्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि ये हमारा रिजर्वायर, अगर उस समय इधर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो भले ये हीट आप यहाँ से निकल रही है, फिर भी पूरे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हीट है पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सबके पास एकदम, तो ये हीट का पता ही नहीं चलेगा एनर्जी रिजर्वायर में। तो अब ये इस बॉडी से जो हीट ये निकल रही है, अब हम लोग कितना मैक्सिमम वर्क आउटपुट ले सकते हैं। अगर हम लोग जो ये हीट निकल रही है, यहाँ पे इंजन एक लगा दिया जाए, एक हम लोग साइक्लिक इंजन, हीट इंजन लगा दिया जाए, जिससे ये हीट को यूज कर लिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंजन लगाएंगे, और ये इंजन लगा के वर्क हमको कब तक मिलेगा, जब तक कि अगर सपोज इधर का टेम्परेचर ये 20 डिग्री है, तो ये जो 2500 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, जब तक ये 20 पे नहीं चला जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे नहीं चला जाएगा, मतलब इधर का टेम्परेचर तो बढ़ना है नहीं। जैसे उसमें हम लोग देख रहे थे फाइनल टेम्परेचर मिल रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर वही 20 का 20 ही रहेगा। तो यानी कि ये जो टेम्परेचर है इसी को जाकर रिड्यूस होना पड़ेगा 20 तक, तब तक हमारा जो ये इंजन अगर हम यूज करेंगे ये हीट को इंजन के लिए, तो वर्क हमको मिलता रहेगा। उसी को हमको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ फाइनाइट बॉडी एंड TER। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सेम वही प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिजर्वायर दे दिया, वहाँ पे दोनों फाइनाइट बॉडी थी। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी प्रिंसिपल यूज करके। तो चलिए देखते हैं, ये क्या हमारा जो है फाइनाइट बॉडी है, इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, T है, ये T हम लोगों ने मान लिया एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर T है, और इससे क्या हो रहा है, इसको इन्वायरमेंट में हम रख दे रहे हैं। ये जो थर्मल रिजर्वायर, ये इन्वायरमेंट सपोज करिए कि ये इन्वायरमेंट है, इससे जो हीट निकल रही है उसका यूज कर रहे हैं हम लोग कहाँ पे, इंजन के लिए यूज कर ले रहे हैं। इस इंजन से, ये साइक्लिक इंजन है, यहाँ पे साइकिल, एक किसी भी साइकिल पे इंजन वर्क कर रहा है, उसमें हम लोग यूज कर ले रहे हैं, और ये वर्क जो है हमको मिल जा रहा है। तो यही वर्क हमको कैलकुलेट करना है कि कितना हमको मैक्सिमम वर्क कितना मिलेगा। तो ये जो प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब ये जो टेम्परेचर है T, ये इसके टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर, यही TER जो एनर्जी रिजर्वायर हम जो बता रहे थे इन्वायरमेंट का एग्जांपल देके, तो ये जो T अगर या इसका जो है T इनफाइनाइट नहीं सॉरी T नॉट तक चला गया, तब इसका जो अब एनर्जी का जो इंट्रैक्शन है वो अब नहीं होगा। तब तक तो हो रहा था, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था, जब तक ये हाई लेवल पे एनर्जी इसमें थी, टेम्परेचर ज़्यादा था तो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी। अब जब टेम्परेचर ये जो T है पहुंच गया T पे ही, T नॉट पे ही, तो अब कहाँ से हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि कैसे इसको हम लोग ये W मैक्स कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग एंट्रोपी प्रिंसिपल यूज करेंगे इसमें। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि हम लोग बाहर जो भी है उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं, हमारा जो स्टडी फोकस किया गया है फाइनाइट बॉडी, ये जो फाइनाइट बॉडी है और ये TER और ये हीट इंजन, ठीक। तो अगर यूनिवर्स की बात करेंगे, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की, तो यहाँ पे भी वही होगा, इस बॉडी का एंट्रोपी हम लोग निकाल देंगे, इस हीट इंजन का एंट्रोपी चेंज निकाल देंगे, और इस TER जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है इसका जो एंट्रोपी निकाल देंगे। तीनों का सम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यूनिवर्स की एंट्रोपी।
तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। एंट्रोपी 1, ये तो फाइनाइट बॉडी है, तो एंट्रोपी वही mc/dt करके ln T2/T1 करेंगे, वही वाला जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं dq/t। यहाँ कहाँ से ये T0 क्यों कर रहे हैं T0, क्योंकि वहाँ तक ही हमारा जो ये पूरा जो साइकिल वर्क करेगा T0 तक, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा Cp, सपोज इसका जो ये क्या है Cp है स्पेसिफिक हीट, यम हम लोग यूनिट ले रहे हैं, अगर यम आपके क्वेश्चन में कभी आ गया तो यम आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे Cp ले लिए dt अपन कोई टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर नहीं है, कोई टेम्परेचर यहाँ पे हमने लिया है T से T0 तक। तो यहाँ से निकाल लेंगे Cp ln यहाँ पे T0/T, ये हो गया एंट्रोपी चेंज 1 का। सिमिलरली ये देखिए हीट इंजन है, तो अभी हम आपको हीट इंजन के लिए बता ही दिए, एंट्रोपी जो इसका होता है 0 हो जाता है। और बचा ये, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक रिजर्वायर है, तो रिजर्वायर के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे निकालना होता है, जो भी हीट है ये जितना भी ये हीट है ये आप कर देंगे जो टेम्परेचर यहाँ का है। तो यहाँ का हीट कैसे पता करेंगे, ये इंजन है, ये क्या है पूरा एनर्जी बैलेंस यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर ये Q2 है तो डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल सकते हैं Q - W, यही तो रिजेक्ट हो रहा है। जैसे ये Q1 ऐड हुआ, ये हमको मिल रहा है वर्क प्लस ये रिजेक्ट हो रहा है, तो ये इसके बराबर होगा, तो Q2 = Q1 - W कर देंगे, ये हो गया। अब TER की एंट्रोपी निकाल देते हैं, TER की एंट्रोपी क्या है Q - W/T। T0 TER का टेम्परेचर क्या है T0, इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इंटीग्रेशन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो इसको हम लोग निकाल दिए यहाँ पे। अब यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी यहाँ पे ΔS यूनिवर्स की एंट्रोपी सभी जानते हैं आप लोग, अभी हम बता ही दिए, इसकी एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी, तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए C एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ΔS यूनिवर्स क्या हुआ, बॉडी 1 का ΔS1 प्लस ΔS हीट इंजन जो है ये प्लस ΔS TER जो है TER, इसका जो एंट्रोपी हमेशा होगा ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू तब होता है जब प्रोसेस सारे के सारे क्या हो रिवर्सिबल प्रोसेस हो, लेकिन कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होता नहीं है, हमेशा क्या होता है इरिवर्सिबल। एक्चुअल की बात करेंगे तो हमेशा प्रोसेसेस जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, इसीलिए एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज करती है। तो ΔS ये हम लोग ग्रेटर देन 0 वाला यूज कर सकते हैं, बराबर तो बाद में यूज करेंगे। चलिए क्या आया था इसका ΔS1 याद है आप लोग को, तो बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे Cp ln T0/T, हीट इंजन के लिए तो बता दिया एंट्रोपी 0 हो गई, TER के लिए Q - W/T0, ये आपका क्या हुआ ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इधर इस W की वैल्यू निकाल लेते हैं, W की वैल्यू क्या होगी यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम लोग अलग अलग कर लीजिए इसको, Cp ln T0/T, Q की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, Q की वैल्यू, Q ये जो है Q, ये जो है हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको ये लिख सकते हैं Cp T - T0, यही तो हो रहा है mCp ΔT से डायरेक्ट Cp यहाँ पे लिख सकते हैं, तो Cp T - T0 माइनस, इसको अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पे T0 हो जाएगा माइनस W/T0, ठीक। और ये हमारा ग्रेटर देन 0। अब W को उस साइड ले जाते हैं, W को उस साइड ले गए हम लोग, तो मिला हम लोग को W/T0, ये हमारा लेस देन वाला चिन्ह उधर है, उधर साइड लेस देन का है, तो ये यहाँ से सीधे लिख दीजिए Cp ln, ये डायरेक्ट यहाँ लिखिए Cp T - T0/T0, यहाँ पे प्लस Cp ln T0/T,
ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, ये T0 का उधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Cp T1 माइनस T0 प्लस ये T0 इसमें आ जाएगा T0 Cp ln T0 अपन T। ये हमको क्या मिल रहा है। अब फाइनल देखें, Cp इसमें से क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं, तो Cp कॉमन कर लेंगे, W लेस देन Cp, ये हमारा T1 माइनस T0। अब देखिए ये T0 यहाँ पे है, अगर ये देखिए T0 और T0 और T, इसमें से अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा, तो यानी कि T0 यहाँ से Cp बाहर पहले से ले लिए हैं ln T अपन T0, ये हमारा निकल के आ गया रिजल्ट। ये W जो है लेस देन और इक्वल टू इसके होगा, कहाँ गया, तो इस W को उधर भेज देते हैं हम लोग, तो W अपन T0 यहाँ से लेस देन और इक्वल टू उधर हो जाएगा, चला जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं Cp T माइनस T0 अपन T0 प्लस Cp ln, ये देखिए अगर इसको हम लोग चिन्ह को बदलना चाहिए, अगर T को ऊपर लेना चाहें तो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा क्या, ln T अपन T0, ठीक है। इसलिए किए क्योंकि T माइनस T0 याद करने में आपको आसानी रहेगी, T माइनस T0 यहाँ पे T अपन T0, तो आसान रहेगा याद करने के लिए। फिर ये W यहाँ से कर सकते हैं, अब ये T0 का उधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो Cp यहाँ पे हो जाएगा T माइनस T0, ये T0 से T0 कट गया यहाँ पे, Cp ln T अपन T0। अब मैक्सिमम वर्क की बात करेंगे, तो मैक्सिमम कब होगा, ये देखिए लेस देन है और बराबर, तो मैक्सिमम इस तो हमेशा मिनिमम रहेगा, कम ही रहेगा इससे। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो हम लोग इक्वल ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको रफ करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से लिख देते हैं हम कि W जो मैक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर यहाँ से Cp दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो T माइनस T0 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये T0 यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, T0 यहाँ ये वाला T0 यहाँ चला जाएगा ना, तो यहाँ से T0 Cp हो गया ln T अपन T0। ये आपका रिजल्ट आ गया कि अगर कोई फाइनाइट बॉडी है उससे हमको मैक्सिमम वर्क निकालना है तो कितना मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हैं, ये फार्मूला आप यूज करेंगे। जो T इनफाइनाइट है बाहर वातावरण इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, कोई भी ये रिजर्वायर का टेम्परेचर है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई बॉडी रखी हुई है उससे मैक्सिमम वर्क हम लोग कितना निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला निकल गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी जब